नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि मैं लेके आज जियोग्राफी का। मैं आपको आज भूगोल पढ़ाऊँगा। इसमें बताएंगे कि हम लोग भूगोल के बारे में कैसी-कैसी जानकारी प्राप्त करेंगे। इन पूरी हम लोग को सीरीज ख़त्म करना है मात्र बहुत कम ही समय में। मैं सीरीज लेके आया हूँ जो आपके सामने ये है A1। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की परीक्षा में 100% सफलता के लिए। बहुत कम समय में इसको हम लोग देखते हैं कि बहुत कम ही समय में देखेंगे। ठीक है, A1 नोट्स को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो इसमें दिया गया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ B.Ed तृतीय सेमेस्टर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड भूगोल शिक्षण। अब यहाँ पे नवीन पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम के सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी विषय सूची क्या है। इसकी विषय सूची में आपको जो बताया गया है, सबसे पहला आपका जो अध्याय फर्स्ट में आपसे बात करेंगे भूगोल का अर्थ और इसका विकास। भूगोल का अर्थ क्या होता है और इसका विकास कैसे हुआ है, हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जो पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, भूगोल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी भूगोल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा भूगोल के विषय क्षेत्र की आपको वर्णन व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि भूगोल के प्रमुख उप विभागों का क्या करना है, यहाँ पे व्याख्या आपको करना है। भूगोल के विकास काल को विस्तृत यानी हम लोग को विस्तार पूर्वक इसको समझाना है। ये आपका हो गया जो क्वेश्चन आपके आएगा ये भूगोल। अब नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ये दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन आएगा। ये आपका लघु और अति लघु उत्तरी, इसमें आपको प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ठीक है, जो हम बात करते हैं यहाँ पे लघु अति उत्तरी में क्या पहला क्वेश्चन क्या था, भूगोल से आपका क्या तात्पर्य होगा। ठीक है, भूगोल से आप क्या तात्पर्य रखते हैं, स्पष्ट कीजिए। फिर दूसरा आएगा भूगोल को आपको यानी भूगोल की आपको परिभाषित करना, भूगोल को कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बचपन में से हमारे भूगोल परिभाषा बताते थे, वो सारी परिभाषा से डिफरेंट होकर के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। भूगोल से संबंधित, ठीक है, प्राकृतिक कार्यों का उल्लेख करना है। भूगोल से संबंधित कुछ हमारे जो प्राकृतिक कार्य होते हैं उसको हमको स्पष्ट करना है। भूगोल के प्रमुख उपभागों को स्पष्ट कीजिए और यहाँ पे भूगोल के वर्तमान महत्व को हम लोग को समझाना है। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को बात करते हैं। तो मैं एक एक चीज़ को मैं अब ये यूनिट अध्याय सेकंड में हम लोग बात करेंगे। अध्याय सेकंड का क्या कह रहा है, तो ठीक है, हम लोग इसको सेकंड के अध्याय में हम लोग इसको बात करेंगे। तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। जो आपका ये यहाँ पे आपको मिल गया जो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा था। पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे कह रहा था कि हम लोग क्या समझते हैं, यानी भूगोल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी कहने का मतलब होता है, यहाँ पे बताया गया क्रम से अन्य प्राकृतिक विज्ञानों ने आक्रांत होकर के, जो हमारे प्राकृतिक के जो वैज्ञानिक होकर के आक्रांत होकर के, ठीक है, तो भूगोल के यानी उन्होंने बताया कि भूगोल का विज्ञान के रूप में आगे आया, यानी भूगोल को उन्होंने विज्ञान के रूप में आगे लाना प्रारंभ कर दिया। इनका अध्ययन वैज्ञानिक के पद्धति पर होने लगा, यानी हम लोग भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने लगे। इसमें बताया गया प्राकृतिक भूगोल क्या होता है, भू आकृति भूगोल क्या होता है, इनकी रचना कैसे करते हैं, भूगोल शास्त्र क्या होता है और वनस्पति शास्त्र के अध्ययन का महत्व दिए जाने लगा। इनके कहने का मतलब जो हमारी प्राकृतिक भूगोल है एंड जो हमारा नेचुरल साइंस कह क्या रहा है, यानी इनकी आकृतियाँ कैसे बनाएगी, इनकी रचना, भूगोल की रचना कैसे हुई, भूगोल शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र के आधार पर इनका महत्व दिए जाने लगा। और भूगोल को नवीं शताब्दी में, यानी जो हमारी शताब्दियाँ चलती हैं, इनके बारे में बच्चों जिक्र कर रहा है कि नवीं शताब्दी में वितरण मात्र कहा जाने लगा, यानी नवीं शताब्दी में क्या कहने लगे, लोगों ने इनका बंटवारा करने लगे, भूगोल को उन्होंने डिफाइन करने लगे, अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक मिल करके डिफाइन करने लगे। और इनका पहला जो इनका
प्रस्ताव क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, भूकंप से संबंधित, ठीक है, जो सारी चीजें थी उनका संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किए जाने लगा। भूगोल केवल यानी व्याख्या मात्र विषय न होकर के विज्ञान के विभिन्न प्रकार के उप विषयों पर भी आधारित है, ये बताएं। इसके बाद भूगोल में धीरे धीरे मानवीय तत्वों का क्या हुआ, समावेश हुआ। कुछ मानवीय तत्व होते हैं उनका धीरे धीरे भूगोल में समावेश होने लगा। इनके अध्ययन से भी जीवन को अधिक महत्व दिए जाने लगा। भूगोल को मनुष्य के निवास के रूप में पृथ्वी का यानी जो मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंध है, भूगोल का अध्ययन केंद्र मानव है। उन्होंने बताया कि जो भूगोल का जो अध्ययन केंद्र क्या होता है, यानी जो एनालिसिस का जो तरीका होता है वो मानव बताएगा, और मानव को ही प्रधानता देकर के भूगोल का विषय क्षेत्र पर निर्धारित किया गया। यानी मानव को उन्होंने विशेष स्थान पर रखा, उन्होंने प्रधानता दी है, प्रिंसिपल उनको बनाया और उनका भूगोल का विषय क्षेत्र निर्धारित किया। भूगोल की प्रतिक्रियाएं आवश्यक बताया गया है कि भौगोलिक अध्ययन का विषय है। भूमंडल और उनके निवासियों का जीवन की जो व्याख्या है वो क्या है, भूगोल है। ये सारी चीज़ आप जानते हैं। और उसने बताया कि प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन और 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। यानी प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल चीज़ों का जो हमने बंटवारा किया वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही किया गया। तब से प्रादेशिक भूगोल का महत्व बढ़ गया। जो हमारे प्रदेश स्तर पे हैं उनका क्या हो गया कि महत्व बढ़ा दिया। अब कैसे बढ़ा रहे हैं मैं आगे चल के आपको इसको व्याख्या बता रहा हूँ। अब इन्होंने ये बताया कि परिस्थितियाँ अध्ययन करने के बाद उनका प्रभाव मानव जीवन पर ज्ञात कर। एक ही प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश दूर दूर स्थित होने पर भी प्राकृतिक परिस्थितियाँ तथा मानव जीवन में समानता रखते हैं। पृथ्वी बता रहा है, पृथ्वी को इस प्रकार 18वीं विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया और भूगोल अब इन प्राकृतिक प्रदेशों का तुलना मात्र अध्ययन माना गया। आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रमशः भूगोल महत्वपूर्ण विषय हो चला और इसके केवल विशाल भूखंडों को प्राकृतिक दशाओं का ही वर्णन नहीं रह गया और मनुष्य के निवास स्थान के रूप में उन खंडों को प्राकृतिक वातावरण मनुष्य क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन मुख्य हो गया। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के आधुनिक भूगोल की भिन्न भिन्न परिभाषाएं उन्होंने दी है। इससे भूगोल प्राकृतिक निर्जीव तत्वों तथा सजीव तत्वों के सिद्धांतों और कार्यों के परस्पर संबंधों का विज्ञान है। इस विषय के द्वारा वायु हो गया, वर्षा, ठीक है, वायु, वर्षा, बादल, धाराएं, ज्वार भाटा आदि निर्जीव प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव सजीव तत्वों के रूप में होने लगा और तत्वों का ही महत्व मनुष्य समुदायों अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार भूगोल है। और उन्होंने बताया कि भूगोल के अध्ययन का अर्थ विश्व मानव समुदाय उनके आवास स्थानों की भूपृष्ठ से जानकारी प्राप्त करना। भूपटल की उपमा प्रायः रंगमंच में दी जाने लगी और जिस प्रकार मानव जीवन का नाटक खेल रहा, माने इसमें जो मनुष्य बता रहा है वो नाटक ही खेल हो गया। और भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र केवल कोई एक देश या जाति नहीं है। उन्होंने ये बताया हम लोग जो भूगोल का जो अध्ययन कर रहे हैं वह उसका जो क्षेत्र होगा कोई एक देश या कोई एक जाति नहीं होगा। वह यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग भूगोल के बारे में जो भी कुछ हम एनालिसिस करेंगे वह किसी एक जाति और किसी एक धर्म से पार्टिकुलर नहीं ले रहे हैं। वो सभी जातियां और सभी धर्म को इन्होंने बता रहे हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व मानव जाति यहाँ बताया जा रहा है। संपूर्ण विश्व मानव जाति स्थान मानता है भाई, उसमें सभी पूरा विश्व निवास कर रहा है ना हमारे इस भूगोल पर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सद्भावना उत्पन्न करने का सर्वोत्तम साधन है। बता रहा है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल
यानी इंटरनेशनल शिप, जैसे हम लोग हर एक देशों से सहयोग लेकर के भूगोल के बारे में जो कुछ हमको जानकारी मिल सकती है, वो सारी जानकारी भूगोल के माध्यम से हम लोग एक सामूहिक रूप से यहाँ से कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि आगे अध्ययन करके हम उनके अधिक निकट पहुंच जाते हैं और उनसे सहानुभूति तथा बंधुता की भावना का अनुभव करने लगते हैं। विश्व में प्रेम और बंधुता की भावना विकास के लिए भूगोल और अधिक उत्तम विषय है। और बताएं कि अब इन सारी चीज़ों के लिए अगर हमको भूगोल के बारे में अध्ययन करना है तो सभी एक देश को, सभी एक जात को, सभी को एक परिवार होकर के इनका अगर हम अध्ययन करेंगे तो भूगोल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ बताया। अब इसके बाद आगे चलना, स्कूल के पाठ्यक्रम रूपी मंच पर जीवन, नाटक, खेल और जियो और दूसरों को जीवित रहने दो, यही भूगोल का संदेश है। यही बताया गया भूगोल का क्या संदेश है। यानी उस स्कूल के पाठ्यक्रम में जो हम बच्चों को हम लोग सिखाएं, बच्चों के बारे में जो हम लोग कुछ बच्चों के बारे में हम लोग बता रहे हैं, हम लोग इसमें ये अपने पाठ्यक्रम में रूप में रंगमंच पर जीवन, नाटक, खेल है। जीवन एक क्या है, एक नाटक रूपी क्या बताया गया खेल है। हम जो भी कुछ यहाँ पे अपने लाइफ में चल रहा है, ये समझो हम लोग एक क्या नाटक कर रहे हैं। जीवन क्या है, जैसे हम लोग की मूवी देखते हैं, मूवी में हम लोग को ये बताया जाता है कि उसमें जो भी कुछ हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं, इसमें क्या एक नाटक होता है। हम लोग का जीवन एक नाटक पे आधारित है। जैसे मूवी देखते हैं, ट्रेलर से दिखाया, सब कुछ दिखाया जाता है। एक कलाकार होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा होता है, बड़ा होकर के मतलब उसके सारी जैसे हम जीवन चलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक दिन वो भी क्या खत्म हो जाता है। ये क्या हम लोग एक प्लेयर हैं, हम लोग की मूवी के क्या हैं, एक्टर्स हैं, उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। ये हम लोग का जीवन है। इसीलिए कहा जा रहा है जियो और दूसरों को जीवित रहने दो। यह भूगोल का मुख्य क्या है, उद्देश्य है। और नेक्स्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसमें आगे की बात की जा रही है कि पृथ्वी की सभी प्रकार की शक्तियाँ में द्वंद्व होता रहा और गर्मी, वर्षा, वायु और एक दूसरे से प्रभावित होते रहे तथा क्रिया प्रतिक्रिया करते करते जलवायु का प्रभाव चट्टानों पर पड़ता है। पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य और एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। सभ्यताओं के उत्थान और पतन के आदि का हम अध्ययन करते हैं, उनके भूगोल कारणों का ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। यानी इस पैराग्राफ में हम लोग को ये बताया गया कि इसे पृथ्वी की सभी प्रकार की शक्तियों में क्या द्वंद्व होता है, यानी क्या उनमें विवाद होता है। जैसे गर्मी हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, एक दूसरे से क्या प्रभावित होते हैं। ये सब कुछ प्रभावित होता है। कहने का मतलब है जब वर्षा होगी तो मिट्टियों का कटान होगा, मनुष्यों पे उसका असर पड़ेगा, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे पर असर होगा। और जब गर्मी पड़ेगी तो तब भी यहाँ पे हमारा भूपटल हो गया, उन पे रहने वाले अननोन प्रकार के जीव जंतु, यानी सब चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रभावित होता है। ये तो कहने की बात, सब चीज़ों में कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रभावित होता है। और भूगोल संसार एवं उनके प्राणियों के विषय में ज्ञान करता है। जहाँ मानव रहता है, उन स्थानों की महत्ता और स्थान स्थान के अंतरों को स्पष्ट करता है। भूगोल में मनुष्य का अध्ययन करते हैं, जैसा कि बताया गया रहा आगे कि जैसा कि वह पृथ्वी पर रहता है, जो मनुष्य उसकी समस्त क्रियाओं का केंद्र है। भूगोल का अध्ययन उतना ही विस्तृत है कि जितना जीवन का क्या है, जितना हमारा जीवन का भूगोल है। मुख्य लक्ष्य समाज और समाज तथा मनुष्य है, इसीलिए भूगोल को एक विज्ञान कहा गया है। पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक क्रियाकलापों की भी यह ध्यान में रखता है, इसीलिए यह प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। इसको हम लोग प्राकृतिक विज्ञान भी कह सकते हैं। और
भूगोल विषय की विशेषता यह है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान दोनों ही क्या संबंधित है। इसीलिए हम लोग सामाजिक विज्ञान में भी इसको पहले छोटी कक्षाओं में इसको सामाजिक विज्ञान में जोड़ा जाता है। समाज और क्या है, यह प्राकृतिक और समाज का विज्ञान है भूगोल, और दोनों की विशेषता को ग्रहण करता है। वास्तव में भूगोल एक क्या है, मध्यस्थ कड़ी है जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को क्या करती, स्थापित करती है, यही बताया जा रहा है। और पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी की जो सतह पर जो भी कुछ अंकित है उनका अध्ययन ही भूगोल है। यह अंकन हम स्थानीय भूगोल में अपनी आँखों में मतलब आँखों से पढ़ते हैं, और दूरस्थ स्थानों पर मतलब अंकन चित्र मानचित्र का यानी मानचित्र वर्णन अन्य लोगों द्वारा भी की व्याख्या के उचित मूल्यांकन द्वारा पढ़ते हैं। आज भूगोल की भौगोलिक वातावरण में मानव की कहानियाँ भी हैं। यानी आज बताया गया है कि जो आज भूगोल की जो भौगोलिक वातावरण में क्या है, कुछ मानव रूपी कहानियाँ भी हैं, जो भूगोल और इतिहास दोनों का एक ही क्या है, एक ही विषय मानव है। और बताया जा रहा है कि मानव जीवन के विकास रूपी नाटक के लिए भूगोल रंगमंच और इतिहास उनकी कहानियां हैं। आज का भूगोल गतिमान विज्ञान, क्योंकि भौगोलिक कार्यकलापों में महान परिवर्तन होते रहते हैं। मानव और भौगोलिक वातावरण दोनों के मध्य होने वाली परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, भूगोल कहते हैं। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि जेम्स फेयर ग्रीव के अनुसार भूगोल का कार्य सभी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करता है जिससे वे विशाल विश्व मंच की परिस्थितियों को सही सही कल्पना कर सके, करने में सहायता प्राप्त करते हैं। जब विश्व मंच की कल्पना करते हैं तो तब इस मंच पर नाटक खेलने वाले पात्र क्रियाशील और गतिशील मनुष्यों का ध्यान आता है। संसार के सबसे महत्वपूर्ण भाग है वे जहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, चाहे वह माउंट एवरेस्ट शिखर हो या विशाल नगर लंदन हो। इससे यह बोध होता है कि हम इतिहास के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर रहे हैं, परंतु इतिहास और भूगोल से स्पष्ट ठीक है रूप से अलग क्षेत्र है। चाहे यह अर्थात एक ही वस्तु से संबंधित है या 100 वस्तुओं से भिन्न भिन्न उद्देश्यों से मानव संबंधित है। और बताया गया इतिहास का मुख्य रूप से यह अभिनय नाटक से संबंधित है जो भौगोलिक रंगमंच पर खेला जाता है। भूगोल विषय के रूप में रंगमंच से क्या संबंधित है, जहाँ पर नाटक का वर्तमान भाग खेला जा रहा है। इसके विभिन्न यहाँ आप बताया जा रहा है कि इस अभिनय की क्रिया सांसारिक विस्तार की है, परंतु रंगमंच का प्रत्येक भाग एक दूसरे से संबंधित है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि भूगोल के विषय क्षेत्र का व्याख्या हम लोग करेंगे। भूगोल की विषय क्षेत्र का व्याख्या। भूगोल का क्षेत्र वर्तमान समय में अत्यंत व्यापक और विशाल हो गया है। भूगोल की परिभाषा पृथ्वी तथा उसके निवासियों का यानी उनके निवासियों की व्याख्या दुर्भाग्यवश आज उनके व्यक्तित्व भूगोल को यानी व्याख्या मात्र सूची मात्र समझते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थियों को असंबद्ध आंतरीय पर्वत पठार हाँ, अत्यधिक अवैज्ञानिक तथा अमनोवैज्ञानिक परिभाषाएं रटनी पड़ती थी। व्यापारिक और आर्थिक
भूगोल में उनके आयात तथा निर्यात की दीर्घ सूचियां स्मरण करनी पड़ती थीं। यह असंबद्ध सूचियां भूगोल नहीं कही जा सकती हैं। अधिकांश भौगोलिक तथ्यों का भूगोल के अन्य तथ्यों में घनिष्ठ संबंध है। भूगोल का कार्य इन संबंधों को स्पष्ट करता है। भूगोल शिक्षण में जहाँ तक हो सके कार्यकरण संबंधों की खोज करनी चाहिए। यह जानने की चेष्टा रखनी चाहिए कि प्राकृतिक जलवायु व वनस्पतियाँ का पशु एवं मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूगोल मानव जीवन का अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन है। भूगोल विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण से संबंधित मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसका विषय इतना विस्तृत है कि मानव क्रिया का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जिसमें भौगोलिक महत्व की न्यून अधिक छाप ना लगी हो। अपने देश का भूगोल पढ़ते समय मानव प्रयत्न और उनके प्राकृतिक वातावरण के परस्पर संबंध का सुंदर उदाहरण मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोल द्वारा बालकों में देशभक्ति तथा आदर्श नागरिक के पाठ पढ़ाए जाते हैं। संपूर्ण ज्ञात संसार भूगोलवेत्ताओं का कार्य क्षेत्र है। मनुष्य के कार्य उनके अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। भूगोल पृथ्वी की अस्थायी अथवा अर्ध अस्थायी दशाओं का अध्ययन करता है, किंतु अंततः ये दशाएं परिवर्तनशील है। प्राकृतिक तथा अन्य तत्व पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। निरंतर उन्नतशील तथा मानव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य होने वाली क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन के कारण भूगोल का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। विषय की व्यापकता तथा क्षेत्र की विशालता के कारण भूगोल अध्ययन के चयन की आवश्यकता है। आधुनिक भूगोल के विषय में निम्नलिखित बातें आती हैं। बताया गया जैसे प्राकृतिक वातावरण संबंधी पृथ्वी का आकार, उसकी गतियां, धरातल तथा प्राकृतिक रचना संबंधी ज्ञान, भूपटल को प्रभावित करने वाले बाह्य शक्तियां, नदियां द्वारा कटना, बहना तथा जमना, हिम नदियों का कार्य, वायु तथा उष्ण मरुस्थलीय तथा शुष्क प्रदेशों में कार्य, समुद्री तटों पर लहरों का कार्य इत्यादि। पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाली आंतरिक शक्तियाँ, पृथ्वी का ऊपरी उठना तथा नीचे धंसना, स्थल और जल पर्वतों का मुड़ना, रिफ्ट घाटियाँ, ज्वालामुखी के विस्फोटक व भूकंप आदि। प्राथमिक या अन्योत और परतदार चट्टानें, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, खनिज पदार्थ, अधोभौमिक जल आदि। जलवायु तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व तथा प्रकृति द्वारा दिए गए विभिन्न प्राकृतिक साधन। इस साधन के प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन दूसरी भूगोल की शाखाओं के लिए आधार बनता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। प्रादेशिक तथा मानव भूगोल की नींव इसी प्राकृतिक भूगोल पर स्थित है। संबंधित मानसिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, पशुपालन तथा कृषि, खनिज उत्पादन तथा वाणिज्य इत्यादि। भूगोल शिक्षण का कार्य संसार के श्रमिक जीवों के प्रति तथा उनके कार्यों के संबंध में उदार भाव पैदा करना। बालक के मस्तिष्क में अलग अलग देशों की अपेक्षा सदैव संपूर्ण संसार के दृश्य का चित्र अंकित होना चाहिए। संसार को मानव निवास के रूप में निरंतर सोचते हुए छात्रों में विशाल विश्व भावना उत्पन्न करनी चाहिए। कुछ जातियों को चुनकर सभ्य मानव के उत्थान की कहानी बताना सरल हो गया। अवसर मिलने पर बालकों को यह समझा देना चाहिए कि किस प्रकार मनुष्य ने सैन उन्नति कर प्राचीन आखेट की
अवस्था में पशुपालन, कृषि, जीवन और फिर आजकल औद्योगिक कार्य को अपनाया। संसार के विभिन्न भागों के निवासी किस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों में लगे हुए हैं। कुछ कृषक प्रधान देश कच्चा माल उत्पन्न तथा वितरण करते हैं। अंतर्देशीय व्यापार की इसी पे में आती है। नेक्स्ट आपको बताया सामाजिक क्रियाएं। विभिन्न रूप से मानव जीवन, उनकी संस्कृति तथा सामाजिक रूपरेखा, उनका वितरण, रास्तों की उन्नति की ऐतिहासिक तथा सामाजिक कहानियां का, जिसका आरंभ पूर्व भारत और में हुआ और सभ्यता का केंद्र तथा पश्चिम में जाकर चरम अवस्था पर पहुंची। भूगोल का महत्व केवल इसीलिए है कि यह विश्व की कहानी के एक पहलू की वृद्धि करने का साधन है। इन सब बातों में अध्यापक को भौगोलिक दृष्टिकोण में रखना चाहिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जबकि बाल्कन प्रायद्वीप ऐतिहासिक दृष्टि से उन्नत की एक ऐतिहासिक। बालक के मस्तिष्क में भौगोलिक पर्यावरण संबंधी रहनी चाहिए। वर्तमान काल की भौगोलिक कहानियाँ स्पष्ट ऐतिहासिक पृष्ठ में उत्पन्न होती है। राजनैतिक क्रियाएं। आपको बताया जाए कि राजनैतिक क्रियाएं क्या होती हैं। विभिन्न राजनैतिक दशाएं। प्रत्येक राजनैतिक का संबंध भूगोल वातावरण से संबंधित करते हैं। विभिन्न राजनैतिक प्रदेशों की स्थितियां विस्तार हैं, जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। भौगोलिक विज्ञान क्या है, यानी भौतिक विज्ञान क्या है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको भौतिक विज्ञान क्या है। भूगोल का शिक्षक अपने विषय के अध्ययन तथा शिक्षण के लिए प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों का आधारभूत सामग्री समझता है। भूगोल अध्यापक का कार्य नहीं, यानी भूगोल अध्यापक का कर्तव्य यह नहीं है कि वह भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र के क्षेत्रों में विस्तृत रूप से अध्ययन करे और शिक्षण में इन विषयों के तथ्यों को पढ़ाए, किंतु यह इन विषयों के तथ्यों के परिणाम को अपने अध्ययन में उपयोग करता है। तो गर्म करने पर पदार्थ बढ़ते हैं तथा वाष्प रूप में शीतल होने पर जल कणों को बर्तन के धरातल पर एकत्रित करती है। इन सिद्धांत का उपयोग भूगोल शिक्षक मिट्टी के निर्माण तथा वर्षा होने के कारण की व्याख्या करने के साधक के रूप में उपयोग करता है। भूगोल शिक्षक अपने सहयोगी अध्यापकों के शिक्षण के परिणाम व निष्कर्ष पर अपने विषय का भावना निर्माण करता है। यहाँ बताया जाए जो भूगोल शिक्षक है अपने सहयोगी, उनका जो सहयोगी होता है, अध्यापक जो पढ़ाता है, जो शिक्षण कार्य करता है, उनके परिणाम, उनके निष्कर्ष पर अपने विषय का भवन निर्माण कर सकता है। यानी उन पर वह जो शिक्षा दे रहा है उन पर धीरे धीरे क्या करे, उनको उनके बारे में उन चीज़ों को समझाए। वही कह रहा है कि भवन निर्माण का मतलब यही होता है। यदि आकारों और ठोसों के विषय में गणित का अध्यापक अपनी विद्यार्थियों खुद पहले बता देते हैं कि भूगोल के अध्यापक का कार्य सरल हो जाता है। यानी हर विषय के अध्यापक, यानी वह अपने अपने क्षेत्रों के माध्यम से बताएं कि, तो ये कह रहे हैं कि भूगोल का विषय सरल हो जाता है और कुछ नहीं कह रहे हैं। आगे वनस्पति शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र के अध्यापक भी अपने विषय में कुछ ज्ञान देते तो भूगोल के कार्य को निश्चय ही सहायता मिलती। यानी जो वनस्पति शास्त्र हैं और जो प्राणी शास्त्र के अध्यापक भी अपने विषय में कुछ इनकी जानकारियाँ दें धीरे धीरे, तब तो भूगोल सरल होगा। इनके कहने का मतलब ये है, भूगोल शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी को स्वयं विचारने और उनके मनोगत भावनाओं को प्रकट करने का स्वभाव डालें और मानचित्र बनाकर विद्यार्थी को मानचित्र अध्ययन करने की वैज्ञानिक विधि बता दें।
इन्हें तापमान और वायुभार माप यंत्रों को पढ़ने का अभ्यास करा देना चाहिए। यानी ये बता जो इनके भूगोल के जो टीचर हैं वो अपने बच्चे को क्या करें कि मानचित्र और वैज्ञानिक और विधियों से ताप मापक, वायु दाब मापक, बैरोमीटर इन सारी चीज़ों को दे दें। उनसे पता चले कि भूगोल कैसे मापा जाता है, ये सारी चीज़ों को उनको पता चलेगा। ठीक है। तापमान तथा वायुभार विन्यास दिखाने के लिए संभार दर्शक ठीक रेखाएं खींचनी चाहिए और कुछ नहीं बता रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए। भूगोल शिक्षक का प्रथम लक्ष्य जो भूगोल शिक्षक का प्रथम लक्ष्य यह है कि वह विद्यार्थी को संपूर्ण संसार का निवास के रूप में विशद दृष्टिकोण प्राप्त करा दे। और दूसरा लक्ष्य यह है कि बालक में भौगोलिक यानी इनकी जो व्याख्या को ठीक व्याख्या करने की कल्पना शक्ति या प्रवृत्ति पैदा करा दे। इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि पाठ्य की सामग्री निश्चित प्रतिबंध तथा चयन का ध्यान। भूगोल से अन्य संबंधित जो भी हमारा है वह ना ही प्रयोग करे और दूसरों को प्राकृतिक विज्ञान को अधिक जटिल सामग्री तथा भूगोल विषय के भूगोल को यानी उन्हें समझाएं। यही कह रहा है कि उनके पूरे दृष्टिकोण से उनको समझाता रहे। ठीक है। इन सारी चीज़ों को व्याख्या घनिष्ठ संबंध के लिए चेतना और अचेतना पदार्थों को आश्चर्यपूर्ण संसार की सच्चाई परखने के पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले में कोई विषय भूगोल की क्षमता प्रस्तुत करे। और देखिए भूगोल के प्रमुख उपविषयों की हमको कैसे आपको व्याख्या करनी है। भूगोल एक विस्तृत अध्ययन का विषय है। प्राकृतिक वातावरण तथा मानव जीवन। ये बताए जा रहे हैं कि कैसे होता है में पारंपरिक क्या संबंध है, इन दोनों में कैसी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, इनका विस्तार ज्ञान प्राप्त करने के इस विषय का अध्ययन कई रूपों में होता है। विषय के अनुरूप भूगोल के कई उप विभाग कर दिए गए हैं। अब यहाँ बताया गया कि प्रादेशिक भूगोल के अतिरिक्त भूगोल के निम्न उप विषय। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राकृतिक भूगोल क्या है, यानी प्राकृतिक भूगोल क्या है, यानी भूगोल के इस उप विभाग में संसार का प्राकृतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। स्थल, जल, यानी वायु की व्याख्या, भूमि का आकार, उसकी गति, वायुमंडल, तापमान, हवा का दाब, समुद्र तथा पृथ्वी के धरातल की बनावट, मिट्टी के आकार, जलवायु, वनस्पतियाँ, प्राकृतिक कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत को बिना समझे हुए भौगोलिक नियंत्रण को समझना कठिन है। यह प्राकृतिक भूगोल का महत्व मानव क्रियाकलापों से संबंधित होने पर ही है। पृथ्वी धरातल पर घटनाएं अवश्य घटित होती हैं, चाहे मनुष्य उस पर रहे चाहे ना रहे। इन घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक भूगोल का क्षेत्र है। मानवीय भूगोल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर कुछ घटनाएं होती हैं जो मनुष्य के धरातल पर रहने से होती हैं। मनुष्य चाहे पृथ्वी के धरातल पर रहे, कुछ ना कुछ अवश्य करता है। उसे कृषि, पशुपालन, उद्योग की स्थापना, नगरों की वृद्धि, वृक्ष का चयन, जनसंख्या वितरण,
उपज खनिज पदार्थों में मानव जीवन का संबंध, शक्ति के साधन, यातायात के साधन, विभिन्न भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेश के निवासियों के लिए विषय में अध्ययन किया जाता है और भौगोलिक परिस्थितियां के उस प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के रहन सहन, स्वभाव तथा मानसिक शारीरिक अवस्था पड़ता है। उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत, उसे सांसारिक भूगोल भी कहते हैं। और आर्थिक भूगोल क्या होता है, मैं ये बता रहा हूँ कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। भूगोल का वह उप विभाग है जो समस्त भौगोलिक वातावरण का मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करता है। भौगोलिक परिस्थितियां व्यापारिक वस्तुओं की उपज, यातायात, आदान प्रदान पर प्रभाव डालता है। इन्हीं का अध्ययन आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। और कृषि खनिज पदार्थ, शक्ति के प्रभाव, औद्योगिक आदि बातों पर आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आती है। आजकल के युग में इस प्रकार के भूगोल का महत्व है, क्योंकि संसार के सभी देश अपनी अपनी आर्थिक दशा सुधारते हैं। यह मानव भूगोल का एक ही भाग है। मानव भूगोल अधिक विस्तृत है, आर्थिक भूगोल उसी का एक भाग है। राजनैतिक भूगोल, उच्च कक्षाओं में ही इस प्रकार के भूगोल का महत्व है। पहले भूगोल का अध्ययन राजनैतिक दृष्टि से इकाई मानकर किया जाता था। इस प्रकार के भूगोल को अवास्तविक माना जाता था। राजनैतिक सीमाएं कृत्रिम और मनुष्य द्वारा बनाई गईं। इनके अध्ययन प्रादेशिक भूगोल अधिक वैज्ञानिक समझा जाता है। इन प्रदेशों का राजनीतिक सीमाएं के विशेष संबंधित हैं, परंतु राजनीतिक सीमाओं का महत्व समाचार पत्रों तथा संसार के घटना चक्रों को समझने के लिए आवश्यक है। प्रदेश दृष्टिकोण की प्रधानता होते हुए भी राजनीतिक सीमाओं का सर्वश्रेष्ठ ध्यान रखना चाहिए। भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रादेशिक स्थितियां, विस्तार, उपज, राजधानी तथा मुख्य नगर आदि के विषय में पढ़ते हैं। मूर्ति मध्य पूर्व एशियाई जो हमारा एशिया है कि देश अपनी स्थिति तथा पेट्रोलियम के कारण अत्यधिक महत्व समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे आपका है, भूगोल के विकास काल को विस्तार से समझाइए। क्या है इनका जो विकास काल है, हम लोग को उसको क्या करना है कि विस्तार से समझाना है। चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि प्राचीन काल क्या है, ये प्राचीन काल है, यानी आज का जो हमारा है आधुनिक काल के आधार पर कहा जा सकता है। भूगोल का प्रचार ज्ञान वृद्धि के साधन के रूप में ईसा से जीन सहस्त्र पूर्व हुआ था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार 2800 वर्ष ईसा पूर्व सुमेरियन सभ्यता के केंद्र में मानचित्र की प्राप्ति हुई। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2800
वर्ष ईसा पूर्व सुमेरियन सभ्यता के केंद्र में मानचित्र की प्राप्ति हुई। यहाँ पे मतलब वैज्ञानिक बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई मानचित्र इस सुमेरिया सभ्यता यानी कोई सभ्यता है, यानी इनके केंद्र पर एक मानचित्र की प्राप्ति हुई और प्राचीन नदी घाटी की सभ्यता केंद्रों की अन्य घटनाओं से भूगोल का अस्तित्व स्पष्ट ज्ञान होता है। नील बताया जा रहा है यहाँ पे, नील सिंधु नजला प्रात नदियाँ सभ्यता के प्रारंभिक विकास की वृद्धि थी। यहाँ के निवासियों ने इस सभ्यता केंद्र में कृषि, पशुपालन, ईंट पकाना, बर्तन बनाना तथा कपड़े बुनना आदि सुंदर कलाओं का विकास किया। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न थे और अवकाश के समय सुंदर कलाओं के विकास में लीन रहते थे। भूगोल भी इन कलाओं में एक थी। इन कलाओं में एक थी। इस युग में भूगोल का जो व्याख्या मात्र और पद्यात्मक तथा उनमें कई स्थान पर वास्तविकता का अभाव भी मिलता है। दूसरे देशों की विजय करने वाले तथा विजय करने की इच्छा रखने वाले शक्तिशाली राजाओं द्वारा मानचित्र बनाने की कला को प्रोत्साहन मिला, किंतु इनका उपयोग राजनीतिक सैनिक दृष्टि से ही हुआ। सेना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मार्गदर्शन का कार्य इन्हीं मानचित्र द्वारा होता था। भूगोल के दूसरे अंग भूमि मापन यानी सर्वेइंग जो बताया जा रहा है, लैंड सर्वेइंग भी प्राप्त प्रचार हुआ, क्योंकि नदी घाटियों की सभ्यता के अधिकांश निवासी कृषक थे। यानी बताइए यहाँ के यानी इस नदी की सभ्यता के अधिकांश जो निवासी वो क्या थे, खेती करने वाले थे और भूमि मापन द्वारा ही उनके भूमि संबंधी विवादों को सुलझाया जा सकता था। यानी भूमि को नाप करके उनको विवादों को हम लोग क्या हटा सकते थे। यूनानी भूगोल वेताओं ने ज्वालामुखी उद्गार, भूजल के कारण ज्वार-भाटा तथा लहरों का अध्ययन किया। यहाँ बता यूनान के जो हमारे भूगोलवेत्ता थे यानी भूगोल शास्त्र जो थे, उन्होंने ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, भूजल के कारण और ज्वार भाटे आने का लहरों का अध्ययन के बारे में उन्होंने जानकारी पूरी तरह से प्राप्त की और भूगोल की इस शाखा का नाम उन्होंने प्राकृतिक दर्शन रखा। उन्होंने इस शाखा का नाम क्या बताया, प्राकृतिक दर्शन। किसी देश की प्राकृतिक परिस्थितियां का वहाँ के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन विषय का भी अध्ययन किया उन्होंने किया तथा इस शाखा का नाम मानव भूगोल रखा। अध्ययन किया उस शाखा नाम का मानव भूगोल रखा। यूनान के महाकवि होम्स की कविताओं में भौगोलिक व्याख्या मिलता है। यानी ईसा से पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, मिलिटन्स के मेल्स ने पृथ्वी के गोलाकार होने की शंका की। अरस्तु ने इसे सिद्ध करने का प्रयास किया। पाइगोरस मिस्र ने 582 ईसा पूर्व में पृथ्वी का आकार पता लगाया और उन्होंने होरोट्स ने 584 से 585 ईसा पूर्व भूगोल का जन्मदाता कहा। यानी भूगोल को जन्मदाता इनको हीरोटाउस को उन्होंने कहा। किंतु यूनानी लोग भूगोल का विचार गणित तथा विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं, गणित अध्ययन करते हैं। भारत में ही समय समय पर भौगोलिक ज्ञान वृद्धि होती रहती है। प्राचीन काल में ही भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के विषय में अध्ययन किया और प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में भूगोल की प्रचुर सामग्री मिलती है। विदेशियों में भी यह भारत का
भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ आक्रमण किए भूगोल के अध्ययन में विद्वानों का दृष्टिकोण भारत में भौगोलिक न होकर आध्यात्मिक था। प्राचीन भूगोल भूगोल विशेष वर्णनात्मक अनुसंधान था। वर्णन कभी कभी कविता के द्वारा भी होते हैं। वर्ण अनुसंधान प्राकृतिक के कारण गणित ज्योतिषी विज्ञान आदि विषयों के लिए क्या है लाभदायक था। कल्पना द्वारा पृथ्वी का वर्णन करना ही उनका उद्देश्य था। पृथ्वी के आकार के विषय में ही लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अनुमान लगाते थे। यह भूगोल का प्रारंभिक काल था। इसीलिए शिक्षण पद्धति का बहुत कम विकास हुआ। प्राचीन भूगोल का जन्म किसी सीमा तथा सहायक यात्रों द्वारा भी हुआ। मध्यकाल में क्या है, यानी मध्यकाल में बताया जा रहा है कि भौगोलिक तत्वों का मेल ईसा धर्म के यानी ईसाई जो थे, ईसा धर्म के सिद्धांतों ने न होने के कारण ईसाई धर्म से भूगोल का बहिष्कार किया और भूगोल के अध्ययन और भौगोलिक ज्ञान विकास में बाधा डाली। प्राय 1500 वर्ष तक भूगोल का अध्ययन शिथिल रहा। ज्ञान और क्षेत्रों को भी प्रगति न हुई। समय को अंधकार युग कहना अनुपयुक्त न होगा। सूर्य को केंद्र तथा पृथ्वी को गोल और गतिशील मानने के कारण गैलीलियो और कोपरनिकस आदि प्रमुख व्यक्तियों ने ईसाई धर्म अनुयायियों के हाथों कठोर न्याय यातनाएं सहनी पड़ी। धर्म और युद्ध हुए। सांस्कृतिक तथा नगरों का पतन हुआ और चारों ओर यूरोप में अशांति रही। किसी भी विद्वानों ने यह भौगोलिक सिद्धांतों व कारणों का उल्लेख किया तो उसे मानसिक यानी क्या बताइए नास्तिक माना जाने लगा। वर्ष तथा तूफान और ऋतुओं का होना सभी ईश्वरीय तत्व माने गए और उनके पीछे निहित भौगोलिक कारणों को अपर्याप्त मानकर बहिष्कार किया। ईश्वर में अत्यधिक आस्था रखने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लोप हो गया और अंधविश्वास में वृद्धि हुई। ईसाई धर्म के प्रचारक ने लोगों की नवीन दुनिया के विषय में जानने की उत्सुकता कम कर दी। 15वीं शताब्दी में भूगोल का पुनर्कथन हुआ। व्यापार के प्रसार में नए नए देशों का पता लगा और नए मार्गों की खोज की गई। अनेक यात्राएं हुई जिनका भौगोलिक विवरण लिखा गया। मार्को पोलो, वास्को डी गामा, कोलंबस, गैलन आदि भूगोल के विषय का विस्तार किया। 16वीं शताब्दी में सर टॉमस एटलस ने भूगोल को पाठ्यक्रम में शामिल कर उसे नवजीवन प्रदान किया। मानचित्र तथा समुद्र चार्ट तैयार करने की कला को प्रोत्साहन मिली। आधुनिक काल भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास वास्तव में गत 3 शताब्दियों में हुई। इन तीनों शताब्दियों को भूगोल विकास का स्वर्ण युग कहा गया और 17वीं शताब्दी में भूगोल स्कूल के पाठ्यक्रम में नवीन उपयोगी के कार्य स्थान पाने था। इसी शताब्दी में मास्को टेकर ने पृथ्वी पर्वत नदी तथा भूखंडों का अध्ययन किया। उन्होंने भूगोल को व्यवस्थित किया और मानचित्र बनाने की नवीन प्रणाली निकाली। प्राकृतिक तथा मानव के संबंध में निरंतर होती रही। यह कभी प्रकृति विजय होती तो कभी मनुष्य तथा कभी चंद्रमा तक होती तो सफलतापूर्वक पहुंची गई और यह एक शताब्दी की अनुपम
विजय हुई। 1905 में ए.जे. हर्टन ने पृथ्वी के धरातल को विशाल प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन किया और प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन आगे बढ़ाया। यह प्राकृतिक रचना और जलवायु के आधार पर बनाए गए क्योंकि इन भौगोलिक तत्वों का मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ा। प्रत्येक प्रदेश के मनुष्य, जलवायु और वनस्पतियों की क्षमता के कारण एक ही प्रकार के उद्योग धंधों में लगे होते हुए इसीलिए इनमें मानव पक्ष पर पर्याप्त जोर दिया जाता था। अतः प्रादेशिक भूगोल और वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए मानव पक्ष को प्रधानता देता है। आधुनिक युग में इस प्रकार के पठन पाठन को महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण और के अनुसार भूगोल का विज्ञान उनमें पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में किया जाता है। भूगोल मनुष्य को अपने प्राकृतिक वातावरण में कहानी पृथ्वी के प्राकृतिक प्रदेशों के तुलना अध्ययन को ही भूगोल माना है। सन 1910 से 1920 के काल में भूगोल में मानवीय तत्वों और में भी अधिक बल उन्होंने दिया गया। अब यहाँ बता रहे हैं, जैसे तत्पश्चात वेलपट 91,926 वेरग्रीड 1926 और 1927 में आधुनिक भूगोल के विषय को प्रस्तुत किया और 1930 और 1939 में मध्य भूगोल अध्ययन प्रणाली पर अधिक ध्यान दिया। आधुनिक समय में भूगोल को सामाजिक महत्व और सामाजिक उपयोगिता भूगोल में विद्यार्थी को रुचि को सुधार में आकर्षक करना, उनकी योग्यता का अध्ययन करना तथा विषय के प्रादेशिक प्रतिपादन आदि पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इस शताब्दी में भूगोल शिक्षण पद्धति में वैज्ञानिक तथा मानव कहानी दोनों का ही एक सुंदर समन्वय होना चाहिए। इस विषय की वैज्ञानिक तथा मानवीय अलग अलग दो विभाजन की आवश्यकता नहीं है, परंतु आज के युग में भूगोल अध्यापक को वैज्ञानिक और मानवीय दोनों पक्षों पर संतुलन रखकर सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। भूगोल पढ़ाने में कारण तर्क का उचित उपयोग अध्यापक तथा विद्यार्थी को करना चाहिए और साथ ही साथ मानवीय पक्ष को उचित महत्व देना चाहिए। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करते हुए ही मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन रखना चाहिए। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करते हुए मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन करना चाहिए। मानचित्र, एटलस चित्रों तथा भौगोलिक यात्राओं द्वारा विषय को सजीव एवं रोचक बनाकर वास्तविकता का पुट देना चाहिए। आज के युग में भूगोल की अत्यंत आवश्यकता यह है कि वैज्ञानिक ढंग से अवश्य हो
पर वास्तव में उसमें मानव पक्ष पर सुंदर सामंजस्य भी हो और मनुष्य को गौरवपूर्ण स्थान भी दिया गया हो। भूगोल से आप क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों ने आक्रांत होकर के भूगोल एक विज्ञान के रूप में आगे बढ़ाया और उनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर होने लगा। प्राकृतिक भूगोल भू आकृति, रचना, भूगोल शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र के अध्ययन पर महत्व दिया जाने लगा। भूगोल को 9वीं शताब्दी में वितरण विज्ञान मात्र कहा जाने लगा। पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, वर्षा, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप से संबंधित स्थापित करने का प्रयत्न किया जाने लगा। भूगोल केवल व्याख्या मात्र ही न होकर के विज्ञान के विभिन्न प्रकार के उपविषयों पर भी आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो मैं आपको इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। भूगोल की परिभाषा। भूगोल वेत्ताओं ने आधुनिक भूगोल की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की है। भूगोल प्राकृतिक निर्जीव तत्वों का सजीव तत्वों के सिद्धांतों और क्रियाकलापों के संबंध का विज्ञान है। ठीक, इस विषय के द्वारा हम जलवायु, वर्षा, बादल, धाराएं, ज्वार भाटा आदि जैसी निर्जीव प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव सजीव तत्व जैसे मानव, पशु, पक्षी आदि पर ज्ञान करते हैं। मनुष्य पर स्थानीय भौगोलिक तत्वों जीवन पर प्रभाव डालते हैं। मानव के अतिरिक्त अन्य तत्वों का भी महत्व है। मानव समुदाय का अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन ही भूगोल है और भूगोल के अध्ययन का अर्थ विश्व मानव समुदाय का उनके आवास स्थानों की भू पृष्ठ में जानकारी प्राप्त करना है। भूपटल की उपमा प्रायः रंगमंच से दी गई है जिस पर मानव जीवन का नाटक खेला जा रहा है। भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र केवल कोई एक देश या जाति नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण विश्व को मानव जाति का निवास स्थान मानता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सद्भावना उत्पन्न करने का सर्वोत्तम साधन है। भूगोल के क्षेत्र का हम लोग को वर्णन करना, व्याख्या करना है। भूगोल का क्षेत्र वर्तमान समय में अत्यंत व्यापक और विशाल हो गया है। भूगोल की परिभाषा पृथ्वी तथा उसके निवासी का यानी जो वर्ण दुर्भाग्यवश आज की अनेक व्यक्ति भूगोल को यानी व्याख्या मात्र सूची मात्र समझते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी को असंबद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्वत, पठार इत्यादि को अवैज्ञानिक तथा अमनोवैज्ञानिक परिभाषाएं रटनी पड़ती थी। व्यापारिक और आर्थिक भूगोल में उनको आयात तथा निर्यात की दीर्घ सूचियां स्मरण करनी पड़ती थीं। यह असंबद्ध सूचियां भूगोल नहीं कही जा सकती। अधिकांश भौगोलिक तत्वों का भूगोल के अन्य तत्वों में घनिष्ठ संबंध है और भूगोल का कार्य इन तत्वों को स्पष्ट करना है। भूगोल शिक्षण में जहाँ तक हो सके कार्य कारण संबंधों की खोज करनी चाहिए तथा जानने की चेष्टा रखनी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान तथा वनस्पति का पशु मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूगोल मानव समूह का अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलन है। भूगोल से संबंधित प्राकृतिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन,
भूगोल से संबंधित प्राकृतिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए, पृथ्वी का आकार, उनकी गतियाँ, धरातल, प्राकृतिक रचना संबंधी ज्ञान, भूपटल को प्रभावित करने वाले बाह्य शक्तियाँ, नदी द्वारा कटना, बहना, जमना, हिम नदियाँ का कार्य, वायु का उष्ण, मरुस्थलीय तथा शुष्क प्रदेशों में कार्य, समुद्री तटों पर लहरों का कार्य इत्यादि